नमस्कार आप सभी का। आज प्रस्तुत करती हूँ निर्मला उपन्यास का 9वां भाग। मनसाराम के जाने से घर सूना हो गया। दोनों छोटे लड़के उसी स्कूल में पढ़ते थे। निर्मला रोज उनसे मनसाराम का हाल पूछती। आशा थी कि छुट्टी के दिन आएगा, लेकिन जब छुट्टी का दिन गुजर गया और वह न आया तो निर्मला की तबीयत घबराने लगी। उसने उसके लिए मूंग के लड्डू बना रखे थे। सोमवार को प्रातः भूंगी को लड्डू देकर मदरसे भेजा। 9 बजे भूंगी आई। मनसाराम ने लड्डू ज्यों के त्यों लौटा दिए। निर्मला ने पूछा, पहले से कुछ हरे हुए हैं रे? भूंगी, हरे भरे तो नहीं हुए और सूख गए। निर्मला, क्या जी अच्छा नहीं? भूंगी, यह तो नहीं पूछा भौजी, झूठ क्यों बोलूं? हाँ, वहाँ का कहार देवर लगता है। वह कहता था कि तुम्हारे बाबूजी की खुराक कुछ नहीं है, 2 फुल्कियाँ खाकर उठ जाते हैं, फिर दिन भर कुछ नहीं खाते, हरदम पढ़ते रहते हैं। निर्मला, तूने क्या पूछा नहीं कि लड्डू क्यों लौटा देते हो? भूंगी, यह तो नहीं पूछा भौजी, झूठ क्यों बोलूं? उन्होंने कहा इसे लेती जा, यहाँ रखने का कुछ काम नहीं, मैं लेती आई। निर्मला, और कुछ नहीं कहते थे? पूछा नहीं कल क्यों नहीं आए, छुट्टी तो थी? भूंगी, भौजी झूठ क्यों बोलूं, यह पूछने की तो सुध ही न रही। हाँ, यह कहते थे कि अब तू यहाँ कभी ना आना और न मेरे लिए कोई चीज लाना, और अपनी भौजी से कह देना कि मेरे पास कोई चिट्ठी पत्र न भेजे, लड़कों से भी मेरे पास कोई संदेह न भेजे। और एक बात ऐसी कही कि मुंह से निकल नहीं सकती। फिर रोने लगी। निर्मला, कौन बात थी, कह तो? भूंगी, क्या कहूँ भौजी, कहते थे मेरे जीने का धिक्कार है, यही कहकर रोने लगे। निर्मला के मुंह से एक ठंडी सांस निकल गई। ऐसा मालूम हुआ मानो कलेजा बैठा जाता है। उसका रोम रोम आर्तनाद से रुदन करने लगी। वह वहां बैठी न रह सकी, आकर बिस्तर पर मुंह ढांपकर लेट रही और फूट फूट कर रोने लगी। वह भी जान गए। उसके अंतकरण में बार बार यही आवाज गूंजने लगी। वह भी जान गए। भगवान, अब क्या होगा? जिस संदेह की आग में वह भस्म हो रही थी, अब सतगुण बेग में धधकने लगी। उसे अपनी कोई चिंता न थी। जीवन में अब सुख की आशा क्या थी जिसकी उसे लालसा होती? उसने अपने मन को इस विचार से समझाया था कि यह मेरे पूर्व कर्मों का प्रायश्चित है। कौन प्राणी ऐसे निर्लज्ज होगा जो इस दशा में बहुत दिन जी सके? कर्तव्य की बेदी पर अपना जीवन और उसकी सारी कामनाएं होम कर दी थी। हृदय रोता था, पर मुख पर हंसी का रंग भरना पड़ता था। जिसका मुख देखने को जी न चाहता था, उसके सामने हंस हंस कर बातें करनी पड़ती थी। जिसके देह का स्पर्श उसे सर्प के शीतल स्पर्श के समान लगता था, उससे आलिंगित होकर उसे जितनी घृणा, जितनी मर्म वेदना होती, उसे कौन जान सकता है? उस समय उसकी यही इच्छा होती कि धरती फट जाए और उसमें समा जाए। लेकिन सारी विडंबना अब तक अपने ही तक थी और अपनी ही चिंता करनी उसने छोड़ दी थी। लेकिन वह समस्या अब अत्यंत भयानक हो गई थी। वह अपनी आंखों से मनसाराम की आत्मपीड़ा नहीं देख सकती थी। इस अपेक्षा का जो असर पड़ सकता था, उसकी कल्पना ही से उसके प्राण कांप उठते थे। अब चाहे उस पर कितनी ही संदेह क्यों न हो, चाहे उसे आत्महत्या ही क्यों न करनी पड़े, पर वह चुप नहीं बैठ सकती। मनसाराम की रक्षा करने के लिए वह विकल हो गई। उसने संकोच और लज्जा की चादर उतारकर फेंक दी और निश्चय कर लिया। वकील साहब भोजन करके कचहरी जाने से पहले एक बार उसके आवश्यक मिल लिया करते थे। उसके आने का समय हो गया था, आ ही रहे होंगे, यह सोचकर निर्मला द्वार पर खड़ी हो गई और इंतजार करने लगी। लेकिन यह क्या, वह तो बाहर चले जा रहे हैं, गाड़ी जुतकर आ गई है। यह हुक्म वह यहीं से दिया करते थे। तो क्या आज वह न आएंगे? बाहर से चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। उसने भूंगी से कहा,
जाकर बाबूजी को बुला ला, कहना एक जरूरी काम है, सुन लीजिए। मुंशी जी जाने को तैयार ही थे। यह संदेह पाकर अंदर आए, पर कमरे में न जाकर दूर ही से पूछा, क्या बात है भाई, जल्दी कह दो, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। अभी थोड़ी देर हुए हेडमास्टर साहब का एक पत्र आया है कि मनसाराम को ज्वर आ गया है। बेहतर हो कि आप घर ही पर इसका इलाज करें, इसलिए उधर ही से होता हुआ कचहरी जाऊंगा। तुम्हें कोई खास बात करनी है? निर्मला पर मानो ब्रज गिर पड़ा। आंसुओं के आवेग और कंठ स्वर में घोर संग्राम होने लगा। दोनों पहले निकलने पर तुले हुए थे। दोनों में से कोई एक कदम पीछे हटाना नहीं चाहता था। कंठ स्वर की दुर्बलता और आंसुओं की सरलता देखकर यह निश्चय करना कठिन था कि एक क्षण यही संग्राम होता रहा तो मैदान किसके हाथ रहे। आखिर दोनों साथ साथ निकले, लेकिन बाहर आते आते ही बलवान ने निर्बल को दबा दिया। केवल इतना मुंह से निकला, कोई खास बात नहीं थी, आज आप तो उधर जा रहे थे। मुंशी जी, मैंने लड़कों से पूछा था तो वे कहते थे कल बैठे पढ़ रहे थे, आज न जाने क्या हो गया। निर्मला ने आवेग से कांपते हुए कहा, यह सब आप कर रहे हैं? मुंशी जी ने त्योरिया बदलकर कहा, मैं कर रहा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? निर्मला, अपने दिल से पूछिए। मुंशी जी, मैंने तो यही सोचा था कि यहाँ उसका पढ़ने में जी नहीं लगता, वहाँ लड़कों के साथ रहेगा तो पढ़ेगा, यह तो कोई बुरी बात न थी। और मैंने क्या किया? निर्मला, खूब सोचिए, इसलिए आपने उसको वहाँ भेजा था? आपके मन में और कोई बात न थी? मुंशी जी हिचकिचाए और अपनी दुर्बलता को छिपाने के लिए मुस्कुराने की चेष्टा करके बोले, और क्या बात हो सकती है, भला तुम ही सोचो। निर्मला, खैर यही सही, आप कृपा करके उन्हें आज ही लेते आइएगा। वहाँ रहने से उसकी बीमारी बढ़ जाएगी। यहाँ दीदी जी तो तीमारदारी कर सकती है, दूसरा नहीं कर सकता। एक क्षण के बाद उसने सिर नीचा करके कहा, मेरे कारण न लाना चाहते हो तो मुझे मेरे घर भेज दीजिए, मैं वहाँ आराम से रहूँगी। मुंशी जी ने इसका जवाब न दिया, बाहर चले गए और एक क्षण में गाड़ी स्कूल की ओर चल पड़ी। मन मेरी गति कितनी विचलित है, कितनी रहस्यमय से भरी हुई, कितनी दुर्भेद, तू कितनी जल्दी रंग बदलता है। इस कला में तू निपुण है। आतिशबाजी की चक्की को भी रंग बदलते कुछ देर लगती है, पर तुझे रंग बदलने में उसका लच्छास समय भी नहीं लगता। जहाँ अभी बात्सल्य था वहाँ फिर संदेह ने आसन जमा लिया। वह सोचते थे कहीं उसने बहाना तो नहीं किया था।